हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th के सारे चैप्टर्स जो आपके हिस्ट्री के हैं उन्हें लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे थे। इसमें अब हम चैप्टर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। तो हमने देखा था कि जैसे इटली में जो और अमेरिका में और वियतनाम में बहुत पॉपुलर लीडर्स थे। इसी तरीके से फादर ऑफ इंडिया नेशन किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। तो इस पूरे चैप्टर में हम उनसे रिलेटेड सारे इवेंट्स को एनालाइज कर रहे थे। सबसे पहले हमने शुरू किया था जनवरी 1915 से, जब मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम लोग बापू भी कहते हैं आप कभी कभी, तो वो 2 डेकेड यानी कि लगभग 20 साल के बाद साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। अब जब वो इंडिया आए थे तो उनको इंडिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, रूट रियलिटी नहीं पता थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले की एडवाइस पे गांधी जी ने लगभग 1 साल ब्रिटिश इंडिया में टूर किया और अलग अलग चीजों को समझने की कोशिश की थी। सबसे पहली पब्लिक अपीयरेंस जो गांधी जी की हुई थी वो हुई थी हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में, जहां पे उन्होंने इतने सारे एलिट्स के सामने ये बात बोली थी कि हमें पेजेंट्स और लोअर क्लास लोगों की भी ध्यान देना चाहिए, उन लोगों को कंसिडर करना चाहिए। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हमने बात की थी, कैसे 1917, 1918 चंपारण, केड़ा और 3 मूवमेंट बेसिकली गांधी जी ने की थी फॉर मिल वर्कर्स और पेजेंट्स के लिए। इन स्ट्रगल्स के बाद फिर कैंपेन अगेंस्ट रॉलेट एक्ट शुरू हुआ था और बंद यानी कि स्कूल शट डाउन हो गए और पूरा प्रोटेस्ट करना शुरू किया गया था। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और सत्याग्रह शुरू हो गया था। और रॉलेट सत्याग्रह जो था, यही वो सत्याग्रह था जिसने गांधी जी को एक नेशनल लीडर बना दिया था। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलाया विद द होप कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों रिलीजन साथ में आ जाएंगे और हार्मनी के तौर से हम ज्यादा सक्सेसफुली इसको कर पाएंगे। उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसमें पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को जेल में डाल दिया गया था। पीपल्स लीडर जो 1922 में, जो गांधी जी ने 1916 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बात कही थी, वो एक्चुअली उस प्रॉमिस पे खरे उतरने लग गए थे। लोग उनको महात्मा का टाइटल देते थे। वो बाकी लीडर्स से अलग थे, वो सिंपल धोती पहनते थे और लोगों को भी कहते थे कि आप चरखा चलाओ, इसे ये जो यहाँ पे देखो आप ये, वो इन चीजों को प्रमोट करते थे। तो वो बाकी के पॉलिटिकल लीडर्स से अलग थे। इसके बाद हमने देखा कि अफवाह फैलने लग गई थी कि शायद गांधी जी में मिरेकल वाली पावर्स हैं और लोग उनको गांधी बाबा, महाराज और महात्मा इन सब टाइटल से भी बुलाने लग गए थे। महात्मा गांधी जेन्युइन अपील करते थे लोगों को कि मतलब आप लोग नॉन वायलेंस का ही सपोर्ट करो, और पुअर से लेके रिच तक सब गांधी जी को एडमायर करा करते थे। बड़े बड़े जो नेशनल लीडर जैसे महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेपी कृपलानी, ये सब नोटेबली एसोसिएटेड गांधी जी, और गांधी जी वाज द वन जो इन सबको एक गांधीयन नेशनलिज्म आप इसे कह सकते हो। फिर हमने एक केस स्टडी पढ़ी थी, इससे पहले हमने देखा था कैसे गांधी जी कह रहे थे कि हमें खादी को प्रमोट करना चाहिए और जो मिल से, जो ब्रिटेन से बन के कपड़ा आ रहा है, हमें उसके अगेंस्ट होना चाहिए। फिर सॉल्ट सत्याग्रह ये केस स्टडी थी। जो ऑल वाइट साइमन कमीशन आई थी सबसे पहले, उसका अपोज किया गया था। आई वो इंडियंस के लिए थी बट उसमें कोई इंडियन नहीं था। इसमें गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था बट गांधी जी ने ब्लेसिंग्स दी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1929 दिसंबर में जो लाहौर सेशन हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट था 2 वजह से। पहला, जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया था और दूसरा, पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को हमने कमिट किया था। जनवरी 26 जनवरी 1930 में हमने इंडिपेंडेंस डे को ऑब्जर्व किया। अलग अलग जगहों पे हमारा जो
झंडा है हमारा देश का, उसको फैलाया गया था, होस्ट किया गया था। और गांधी जी ने भी अलग अलग तरीके बताए थे कैसे हमें ट्रेडिशनल वे में इसको मनाना चाहिए, इस पूरे फेस्टिवल को एक तरीके से। फिर डांडी जो सॉल्ट मार्च थी, सॉल्ट गांधी जी ने इसीलिए चुना था क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज थी जिसपे गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, और हमारे देश में अमीर से गरीब हर इंसान के घर में सॉल्ट यूज होता ही होता है। जब ये सॉल्ट मार्च होने वाली थी उससे पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को ये बता दिया था कि हम ये मार्च करेंगे, लेकिन उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया, वो इसकी इम्पोर्टेंस समझने में असफल रहे। इसके कारण जब गांधी जी आश्रम जो साबरमती है वहां से ओशन तक, क्योंकि नमक तो ओशन वाले एरिया में ही है, तो जब वो अपनी डेस्टिनेशन से पहुंचे तो उन्होंने वहां पे जब नमक का वो लॉ तोड़ा तो वो क्रिमिनल बन गए और उस वक्त ही उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जैसे जैसे गांधी जी एक एक जगह से आगे गुजरते गए, लोग उनको और ज्यादा सपोर्ट करते गए। और गांधी जी ने कुछ जगहों पे ये भी बोला कि जो रिच हैं उनको सिर्फ सॉल्ट लॉ या और लॉ ब्रेक करने से कुछ नहीं होगा, उनको अनटचेबल्स और लो क्लास लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लोग उनको सेंट और स्टेट्समैन कहने लग गए थे। अब गांधी जी की जो सॉल्ट मार्च मूवमेंट थी, ये 3 रीजंस थे जिसके कारण ये नोटेबल थी, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। पहला था कि इससे गांधी जी को वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली थी। दूसरा था कि इसमें वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। और तीसरा था कि अब ब्रिटिशर्स को रियलाइज हो गया था कि हम हमेशा इंडिया पे रूल नहीं करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू एंड। इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी लंदन में, जहां पे गांधी जी को ये लगा था कि ही वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव, नहीं सॉरी वो सेकेंड राउंड टेबल की बात है, जब गांधी जी को लगा ही इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव, बट हकीकत ये थी कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने मुस्लिम लीग, जो लोअर क्लास थे उनको रिप्रेजेंट करने BR अम्बेडकर, और जो प्रिंस क्लास स्टेट्स थी उनको प्रिंसली क्लास अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रखे थे उन्होंने, विद द थॉट कि कांग्रेस उनका कोई स्टेक नहीं है उनकी टेरिटरी में। तो इस कारण से ही वॉज नॉट द ओनली वन। और ये सारी डिस्कशंस फेल हो गई थी उसके बाद जब गांधी जी वापस आए और उन्होंने फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था। इस क्विट इंडिया मूवमेंट बेसिकली क्रिप्स मिशन जब फेल हुआ, जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए थे और यहाँ पे पूरा क्रिप्स मिशन आया, वो फेल हो गया था। उसके बाद अगस्त 1942 में जो कि गांधी जी ने थर्ड मेजर अपनी मूवमेंट शुरू की थी, वो थी क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसमें मेजर जो लीडर्स थे वो सब जेल में थे, तो यूथ लीडर्स जो थे उस वक्त के, वो ये सारा कुछ कर रहे थे। 1946 में नए इलेक्शन हुए, कांग्रेस जनरल असेंबली में जीती, लेकिन जो मुस्लिम रिजर्व एरिया था वहां पे मुस्लिम लीग जीती। इसके बाद जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे बुलाया 16 अगस्त 1946, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्यों बुलाया था? फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद ये तय हो गया था कि 15 अगस्त को हमारे हाथ में पावर आएगी। उसके बाद गांधी जी ने जब 15 अगस्त थी वो दिल्ली में नहीं थे, वो कलकत्ता में थे और वहां पे वो फास्ट कर रहे थे। और वो उसके बाद जब बंगाल में कंडीशंस ठीक हो गई थी उसके बाद वो गए थे दिल्ली। अब 20 जनवरी को भी उनके ऊपर हमला हुआ था, लेकिन फिर 26 जनवरी को वो जब प्रेयर करके निकल रहे थे तो उनको शूट किया गया था। तो ये करके यहाँ से ये पूरा 30 जनवरी को ये चीज हुई। मैं फ्लो में बोली, मैं डेट नहीं ध्यान दी मुझे। तो 30 जनवरी गांधी जी वाज शूट बाय अ यंग मैन, और उन्होंने उसके बाद अपने आप को सरेंडर कर दिया था। तो गांधी जी की डेथ ने पूरे के पूरे जो इंडियन पॉलिटिक्स थी उसमें एक ग्रीफ, एक दुख फैल गया था। ये पूरा हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद नोइंग गांधी जी में हमने सोर्सेस की बात करनी थी। तो पहला सोर्स जो कि पब्लिक वॉइस और प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, इसको हमने डिस्कस कर लिया था कि मैंने बताया था कि कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, जो एक इंसान दूसरे इंसान को लिखता है, लेकिन जैसे कोई स्पीच दे रहा है तो वो तो पब्लिक है, वो सबको सुनाने के लिए दे रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने हरिजन, उनका एक जर्नल था, उसमें वो ऐसे लेटर्स पब्लिश करते थे जो लोग उन्हें लिखते थे। और ठीक उसी तरीके से अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जवाहरलाल नेहरू ने एडिट करके इस कलेक्शन को लिखा था, जिसमें अलग अलग नेशनल मूवमेंट्स में उनको लेटर्स आए थे। तो बाकी जो
मतलब टेक्निकली वो प्राइवेट लेटर्स थे बट बाद में उन्हें पब्लिक कर दिया, और ये उनके एग्जाम्पल्स थे और इनको भी हमने देखा था पिछली वीडियो में। अब हम फर्स्ट सोर्स कर चुके हैं, आज हम सेकंड सोर्स से शुरू करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फ्लो में हूं मैं, तो अभी या लाइक और सब्सक्राइब आप कर लेना, हम डिस्कशन अपनी आगे बरकरार रखते हैं। फ्रेमिंग द पिक्चर। अब ऑटोबायोग्राफीज जो होती हैं ये भी पास्ट बताता है, और ये बहुत अच्छा डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है जिसके थ्रू हमें पता चलती हैं चीजें, और हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसमें से मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन मतलब निकालते हुए हमें एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये मेमोरी में रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट्स वर वेरी ऑफन फ्रॉम मेमोरी। लोगों को जो भी याद रही चीजें उन्होंने उसके हिसाब से लिख लिया, जो भी वो रिकलेक्ट कर पाए। तो जो भी उनको लगा कि जरूरी है वो बातें उन्होंने मेंशन कर दी। और हाउ पर्सन वांटेड हिज और हर लाइफ टू बी व्यूड बाय अदर्स। जैसा वो चाहते थे कि दुनिया उनकी जिंदगी को देखे, उन्होंने उस तरीके से किया। एक मिनट, मेरे को लैपटॉप चार्जिंग पे लगाना है, बैटरी खत्म हो गई है। हाँ जी, तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी लोगों को इस तरीके की दिखे, तो वो उसी बात को लिखते हैं। ये ऑटोबायोग्राफीज जो होती हैं दे आर द वे ऑफ फ्रेमिंग अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी खुद की आइडेंटिटी दुनिया के आगे किस तरीके से आप अपने आप को दिखाना चाहते हो, वो एक जरिया है। इसीलिए हम ना फुल्ली किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो आपको लेटर्स और वो सब भी मैंने ऊपर बताया था, उसमें भी हमने ये चीज देखी कि जो इंसान प्राइवेट लेटर्स भी लिख रहा है उसको ये बात पता है कि कल को उसके लेटर्स पब्लिश हो सकते हैं, तो वो फुल्ली फ्रीली अपने मन की सारी बातें नहीं कह पाता था। तो ठीक उसी तरीके से ऑटोबायोग्राफीज में भी जो है वो एग्जैक्ट वैसा नहीं लिखा गया। लोगों ने अपने हिसाब से जो उनको जरूरी लगा, जो उनको लगा कि ये लिखने से कुछ आगे जाके उनकी इमेज वैसी बनेगी जैसी वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उन्होंने वो लिखा। तो इसीलिए इनको रीड करते हुए वी हैव टू ट्राई टू सी कि ऑथर डज नॉट टेल अस क्या ऐसी चीजें हैं जो वो हमें नहीं बताते, और उनके उस साइलेंस के पीछे का रीजन क्या है। ये बातें भी हमें पढ़ते हुए बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। थ्रू द आईज ऑफ पुलिस, क्योंकि पुलिस भी उस वक्त जब सॉल्ट मार्च चल रहा है, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत, कोई भी मूवमेंट चल रही है, तो पुलिस उस वक्त एक कीन ऑब्जर्वर है। तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं इसको तो बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट्स के बेस पे लिखा जाता है, कोई इसको नहीं बदल सकता। तो कॉलोनियल रूलर्स जो ये रिकॉर्ड रखते थे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसमें आपको लेटर्स, रिपोर्ट्स जो पुलिसमैन और ऑफिशियल्स ने एक दूसरे को लिखे उस वक्त, वो आपको इन आर्काइव्स में मिल जाएंगे। होम डिपार्टमेंट मतलब ये वो चीज है, बट इससे आपको ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पता चलेगा। 15 दिन जो फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स सॉल्ट मार्च के टाइम पे, वो सब आपको होम डिपार्टमेंट, क्योंकि होम डिपार्टमेंट वाज अनविलिंग टू एक्सेप्ट कि जो महात्मा गांधी ये एक्शंस ले रहे हैं, ये दुनिया में कोई लोगों में एक इंथुजियाज्म जगा पाएगा, क्या लोग इसको सपोर्ट भी करेंगे। वो इस मार्च को सिर्फ एक ड्रामे की तरह देख रहे थे, और उनको लग रहा था कि ये सिर्फ एक डेस्परेट, एक जल्दबाजी में आया हुआ मतलब रिएक्शन है। और ब्रिटिश बहुत बिजी था और वो हैप्पी थे अपने शेड्यूल जो ब्रिटिश राज का था। तो इसीलिए उस आपको इन फोर्टनाइट रिपोर्ट्स में यही दिखेगा, जो पुलिसमैन और ऑफिशियल्स के बीच में बात हो रही है, कि उन्होंने कभी भी गांधी जी की इस मूवमेंट को, सॉल्ट मार्च के मूवमेंट को इतना सीरियसली नहीं लिया। उनको लगा कि ये सिर्फ एक जल्दबाजी में आया हुआ फैसला है और हमारा ब्रिटिश रूल तो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए ब्रिटिश मूवमेंट जब ये खत्म हुआ, सॉल्ट मार्च, तो थर्ड रीजन ये था ना कि ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि वो हमेशा पावर में नहीं रहेंगे शायद। चौथा सोर्स है फ्रॉम न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि उस वक्त
इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर छप रहा था और इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस में भी न्यूज़पेपर लिखा जाता था। और ये दोनों ही, चाहे लोकल इंडियंस हैं या फिर फॉरेन जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे, वो सब गांधी जी के एक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। और ऑर्डिनरी इंडियंस थॉट ऑफ हिम, वो आपको उनकी एक्टिविटीज से पता चलता है। न्यूज़पेपर अकाउंट्स शुड नॉट बी सीन एज प्रीजुडिस्ड, क्योंकि ये भी पॉलिटिकल ओपिनियन जो उनका होता था और जो वर्ल्ड व्यू होता था उससे इन्फ्लुएंस होती थी बातें जो ये न्यूज़पेपर्स में भी लिखी जाती थी। इसीलिए हम इनको ज्यों का त्यों नहीं मान सकते हैं। अकाउंट्स जो लंदन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए थे वो जाहिर सी बात है इंडियन नेशनलिस्ट पेपर से अलग होंगे। इंडियन नेशनलिस्ट पेपर रिवोल्ट ऑफ 1857 को दिखाएगा कि बिल्कुल सही चीज थी, लेकिन लंदन का न्यूज़पेपर कहेगा कि ये बहुत गलत चीज थी, उन्होंने गलत किया। तो इसीलिए हम किसी भी प्रीजुडिस्ड नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, फैक्ट नहीं होता। वो हर चीज अपने चश्मे से उन्होंने देखी और उन्होंने उसको उस हिसाब से ही लिखा है, तो हम उसे हमेशा नहीं ट्रस्ट कर सकते। इसीलिए हमें इंटरप्रेट करते हुए इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना चाहिए और हमें ज्यों का त्यों इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऑफिशियल्स को बहुत ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ में। और दे डिड नॉट नो वेदर टू अरेस्ट गांधी जी। जब कोई ऐसी चीज होती थी तो ऑफिशियल्स के अंदर एक डर होता था, खुद भी उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या हमें गांधी जी को अरेस्ट करना भी है या नहीं करना है। तो ये सारी चीजें होती थी। अब मैंने एक नोट्स वाली क्विक रिवीजन वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने टाइमलाइन और कुछ नोट्स डिस्कस किए थे। आपको इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। इसमें टाइमलाइन है, ये बहुत हेल्पफुल है आपको। ये अपने नोट्स अगर खुद बना रहे हो तो भी ये बना लेना, नहीं तो इसमें से भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं फिर से। 1915 वो टाइम था जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लगभग 20 साल के बाद वापस आए थे। इसके बाद गांधी जी एक साल इंडिया घूमे थे, पूरा उन्होंने चीज़ों को समझा था। फिर उन्होंने लोकल इश्यूज जैसे कि चंपारण मूवमेंट 1917 में और 1918 में दो मूवमेंट्स की थी, एक केड़ा गुजरात में किसानों के लिए और दूसरी मिल वर्कर्स के लिए अहमदाबाद में। तो ये टोटल 3 मूवमेंट थी जो गांधी जी ने की थी। इसके बाद 1919 में रौलत सत्याग्रह एक्ट हुआ, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हुआ और चौरी चौरा, ये सब 1919 में ही हुआ था। 1921 में नॉन कॉपरेशन प्लस खिलाफत मूवमेंट ऐड किया गया ताकि एक पीस क्रिएट हो सके दो कम्युनिटीज के अंदर। इसके बाद 1928 में पेजेंट मूवमेंट हुई, ये अगर नहीं भी याद करोगे तो इतना जरूरी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, वो भी लाहौर सेशन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में भी और पिछली में भी। पूर्ण स्वराज एक्सेप्ट किया गया था एज अ गोल। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस शुरू हुई थी और सॉल्ट सत्याग्रह जो दांडी मार्च हुई वो इसमें हुई थी। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट और सेकेंड राउंड टेबल हुई थी और सेकेंड राउंड टेबल भी फेल हो गई थी। 1935 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया जिसने ये कहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने, कि हम इंडियंस को भी कुछ रिप्रेजेंटेशन देंगे। 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। 1937 में उनकी मिनिस्ट्री बनी थी पर 37 में उन्होंने 1939 में रिजाइन कर दिया था। 42 में क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद, ठीक है, ये याद रखना, चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करके देखोगे तभी जल्दी समझ आएंगी और याद रहेंगी। क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद गांधी जी ने थर्ड अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट थी, अगस्त में शुरू कर दी थी। और 1946 में गांधी जी नौखली आए थे अंडर द राइट, और वो अपने 1945 में और मतलब उस टाइम में वो अलग अलग एरियाज में घूम रहे थे जहाँ पे भी थोड़ी टेंशन थी। तो ये था पूरी टाइमलाइन और पूरा डिस्कस किया है इस चैप्टर को डिटेल में। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको क्लास 12th का सारा जो ह्यूमैनिटीज वाला कंटेंट है ये आपको अच्छे से इस पे मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।